नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में एक बार फिर से। और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी तक हमने बात किया था चैप्टर 12 तक। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 13 की, जिसका नाम है प्रोग्रेस ऑन द पाथ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिन्हें इस नॉलेज की ज़रूरत है और जिन्हें अपने माइंड और अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की है पिछले चैप्टर्स में कि खाने को कैसे खाया जाए और हमारे जो 5 सेंसेस है उससे हम जो इम्पल्सेस रिसीव करते हैं और जो हमारे माइंड में डिकोड करते हैं और उनसे जो थॉट्स बनते हैं वो कैसे अफेक्टेड होते हैं खाने की वजह से। और इस चैप्टर में पीजे सहर ने बताया है कि हमें कितना खाना चाहिए और कब कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। पीजे सहर कहते हैं कि जब भी हम खाना खाने बैठें तो हमारा जो पूरा फोकस है वो साइलेंस की तरफ होना चाहिए। जब साइलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम खाना खाएं तो हम किसी के साथ किसी डिस्कशन में ना जाएं, हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व ना करें जैसे कि टीवी या अपना फ़ोन, और हम सिर्फ अपने थॉट्स को ही ऑब्ज़र्व करें। और हमारे मन में जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो कोई भी खाना हो, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए। इसीलिए इंडियन कल्चर में हम देखते हैं कि खाना खाने से पहले सभी लोग भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद खाने को प्रणाम करके खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये जो कल्चर है ये इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे मन में खाने को ग्रहण करने के समय एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आए, एक आभार हम व्यक्त करें इस नेचर को जिसने हमें ये खाना प्रोवाइड किया है। और इससे न केवल हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे पूरे इंटरनल मैकेनिज़्म पे एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और ये जो असर है, ये जब भी हम खाने के समय जब हम सेल्फ इंक्वायरी या ऑब्जर्वेशन में जाएंगे या फिर हम साइलेंस को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे हमारी जो इम्पल्सेस की जो क्वालिटी हम रिसीव कर रहे हैं, वो जो इम्पल्सेस है और वो जो फूड हम उस समय ले रहे हैं, वो फूड रिप्लेस करेगा हमारे उन सेल्स को जो वियर एंड टियर हो चुके हैं। तो जब हमारे पुराने सेल्स रिप्लेस होंगे उस नए फूड के थॉट्स के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी के सारे सेल्स, अगर हम उसी तरीके से अपने खाने को कंटिन्यू करें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, तो देखेंगे कि हमारे अंदर इंटरनली बहुत सारी चेंजेस आए हैं, हेल्थ वाइज भी और थॉट प्रोसेस वाइज भी। और ये कहीं ना कहीं हमारा एक इंटरनल क्लेंजिंग प्रोसेस होगा थ्रू फूड। पीजे सहर ने कहा है कि ये जो प्रैक्टिस है ये हमें डेलिबरेटली करनी है। डेलिबरेटली यानी कि हमें माइंडफुल होके खाना खाना है। इस बात के लिए हमें माइंडफुल होना है कि हम जब खाना खा रहे हैं तो हम साइलेंस को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें जब भी खाएं और जो भी चीज़ हम खाएं। और जब हम इस थिंकिंग प्रोसेस में जाते हैं खाने के साथ, तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो अगले 12 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज दिखाएंगे। और क्योंकि वो नए सेल से रिप्लेस होंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी। पीजे सहर ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर सारे हमारे जो सेंटर्स का इंटरप्ले चलता रहता है। और जब हम अभी तक जो हम प्रैक्टिसेस करते आए हैं नोइंगली या फिर अननोइंगली, तो जब भी हम खाना खाते हैं या तो हम टीवी देखते रहते हैं या हम किसी से बातें करते हैं
तो ये जो तरीके हैं खाने को ग्रहण करने की, ये कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट प्रोसेस है और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उन पे एक गहरा असर डालता है। तो जब भी हम खाना खा रहे हैं और अगर हम कोई ऐसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जिसमें वायलेंस है, जिसमें क्रूएल्टी है, या फिर जिसमें ऐसा कुछ कंटेंट हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जिसमें एस और ई सेंटर का डोमिनेंस है, तो वहाँ पे जो हमारे सेल्स का रीजेनरेशन होता है उस खाने से, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ दे देता है। और ये हम अनजाने में करते हैं अपने साथ, ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि क्यों हम इस साइकिल से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक, हमारी जो नींव है हमारे थॉट प्रोसेस की, वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है हमारे फूड इनटेक के तरीके के वजह से। तो इस तरीके पे हमें बहुत ही गौर करना होगा। और दोस्तों, यहीं पे ड्रिफ्ट वॉचिंग का रोल आता है। जब आप ड्रिफ्ट वॉचिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस पे हमें वन एट अ टाइम काम करना है। हमें एक वीकनेस को उठाना है और उस वीकनेस पे फोकस करना है 1 महीने तक कम से कम। और स्पेशली जब हम खाना खा रहे हैं, उस समय जब हम अपने खाने पे फोकस करते हैं, उस वीकनेस को कॉन्शियसली रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो 1 महीने के बाद हम जब उस वीकनेस पे काम करेंगे 1 महीने तक, तब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस वीकनेस से हमें छुटकारा मिल सकता है। और इस काम में हमें थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा, हमें अवेयरनेस लाना होगा, और तब हमारे अंदर एक लॉन्गर पीरियड में, एक लॉन्ग रन में, 1 2 3 साल के बाद हमारे अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू होगा जो हमने खुद से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दोस्तों, पीजे सर कहते हैं कि अगर आपके अंदर सोशल वर्क करने की इच्छा है तो सबसे बड़ा सोशल वर्क वही होगा जो आप खुद पे और अपने माइंड पे करेंगे। तो आप जब ऐसा करते हैं तो आप उस एक इंसान पे कम से कम काम करते हैं जिसके पूरे थॉट प्रोसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो कि वो आप खुद हैं। और इससे आप कितना बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। और पीजे सर ने ये भी कहा है कि जब आप कोई भी ऐसा चेंज अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, अपने हैबिट्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपनी जो फिज़िकल बॉडी है उसके जो विकार हैं, उन विकारों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं और जब हम खाने के साथ एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ हम उस इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे हैं, तब वो सारी वाइब्रेशंस जाके हमारे जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करती हैं, और इससे हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम अपने अंदर उन अच्छे सेल्स को लाएं अपने फूड के थ्रू, सो दैट हमारे थॉट प्रोसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए और हम उस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज की तरफ आगे बढ़ते रहें। और ये फूड की जो प्रैक्टिस है, सिर्फ फूड की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो उससे काम शायद ना बने। हालांकि ये सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस है अपने इम्पल्सेस पे काम करने का, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने का, लेकिन उसके साथ आपको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग भी करनी होगी, उसके साथ आपको ड्रिफ्ट वॉचिंग भी करनी होगी। तो ये सारी जो तरीके हैं वो सारे यम, नियम और आसन का एक हिस्सा है, ये कंबाइंड एक पार्ट है जो कि आपको एक डिसइंफेक्शन चेम्बर में रह के करना पड़ेगा। पीजे सर ये भी कहते हैं कि हम जिस तरीके का फूड खाते हैं, और अगर वो फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, या उस फूड का नेचर कहीं ना कहीं तामसिक है,
तो हम उन गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और जिससे कि हम अपने अंदर कुछ ऐसी क्रॉनिक बीमारियों को भी ले रहे हैं अनजाने में, जो आगे जाके हमारे शरीर को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि हम जो फूड खा रहे हैं वो सादा हो और न्यूट्रिशियस हो और हमारे बॉडी को उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो, जिसमें तमस की जो प्रवृत्ति है वो कम हो। इसमें पीजे सहर ने वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड की बात ही नहीं की है। इसमें पीजे सहर ने कहा है कि फूड वही खाए जो आपके बॉडी को सूट करे और जिसमें तमस प्रवृत्ति का कम से कम या ना मात्र हो। तो जब आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके की भोजन का सेवन करना है। फूड की क्वांटिटी की बात आती है तो पीजे सहर कहते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, एक मैच्योर ह्यूमन बॉडी के लिए 24 मॉर्सल्स काफ़ी है, क्योंकि हर घंटे के लिए मॉर्सल्स यानी कि खाने का कौर, तो खाने का एक कौर 1 घंटे के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि 24 घंटे के लिए अगर आप एक ही मील में 24 कौर खाते हैं और उस मील में हालांकि सब तरह की अगर भोजन कंबाइंड है, डेजर्ट और लंच सब कुछ, तो वो आपके शरीर के लिए सफिशिएंट है अगर आप अपने एनर्जी को ड्रेन नहीं करते अलग अलग सेंटर्स के थ्रू। तो जब आप अपने एनर्जी के ड्रेनेज पे काम करते हैं तो आपको उतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, और क्योंकि आपको उतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती तो आपको उतने ज़्यादा भोजन की भी ज़रूरत नहीं होती, और 24 कौर पूरे 24 घंटे के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप आज 3 मील अ डे खा रहे हैं तो आप कल से 1 मील अ डे नहीं जा सकते। आपको स्लोली पहले अपने फूड के क्वांटिटी पे काम करना है, अपने लीकेजेस पे काम करना है, अपने प्रैक्टिसेस को करना है, और ये बहुत ही ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होगा। इसमें साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। अभी तक मैं भी 1 मील अ डे पे नहीं हूँ। मैंने अपने खाने के क्वांटिटी को धीरे धीरे कम किया है, पर 1 मील अ डे आने में हो सकता है मुझे और 1, 2, 3 साल भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन आप अगर 2 मील या 3 मील अ डे भी खाते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को ऑब्ज़र्व करें खाने के समय, किसी और चीज़ में अपने आप को इंगेज ना करें, क्योंकि वो काम आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, फूड, क्योंकि उसी से आपका ये पूरा बॉडी और माइंड बना है। और इसलिए उस फूड के इनटेक के टाइम पे जो आपके थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही वाइटल बन जाता है इस एवोल्यूशन की जर्नी में। दोस्तों, इस चैप्टर के अंत में पीजे सहर ने कहा है कि टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, शैल आई टेक द ग्लैमरस रोड टू योगा एंड ऑल अदर फिलोसफीज बाय फर्स्ट प्रैक्टिसिंग धारणा, ध्यान एंड समाधि in the way the others blindly do without understanding the deeper laws, or shall I first take this simple and commonplace looking advice about 1 meal a day, 3-step rhythmic breathing and corrective methods? तो इस लास्ट पैराग्राफ में पीजे सहर ने ये कन्वे करने का कोशिश किया है कि क्या हमें डायरेक्टली धारणा, ध्यान और समाधि जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। और यही गलती हम बार बार शुरू से ही करते आए हैं। जब हम शुरू से ही मेडिटेशन का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि मेडिटेशन करना एक बहुत ही सहज चीज़ है और ये हम बैठ के आराम से कर सकते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि क्या हम उस काबिल भी हैं कि नहीं, क्योंकि बस बैठ जाना और कुछ प्रिटेंड करना वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो वो प्रोसेस है जिसमें आप जाते हैं, आप करते नहीं हैं, और आप उसमें तब जा पाते हैं जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो सारी स्टेजेस हैं, धारणा, ध्यान और समाधि,
ये तो प्रत्याहार के पहले आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने बॉडी और अपने माइंड को उस तरीके से तैयार नहीं किया है। इसीलिए पीजे सर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब आप करने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले आप ये सोचें कि क्या आपको अपने खाने पे, अपने ड्रिफ्ट वॉचिंग पे, अपने करेक्टिव मेथड्स पे या 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग यानी कि अपने प्रॉपर ब्रेथ पे पहले फोकस नहीं करना चाहिए। और बिना ये सब किए आप मेडिटेशन करते भी हैं तो उससे आपका कोई लाभ होगा नहीं। आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो मेडिटेशन करते हैं और फिर भी उनके अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं होगा, फूड पे भी काम करना है, ड्रिफ्ट वॉचिंग पे भी काम करना है, करेक्टिव मेथड्स पे भी काम करना है और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग पे भी काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी दोस्तों। इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर 14 की, जिसमें है विल फोर्स के बारे में, जिसमें पीजे सहर ने विल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उस चैप्टर को आपको समझाने की। नमस्ते।